Good morning, students. I welcome you all to my YouTube channel NSN Lights. It's 15th of November. Just दिवाली गया है और आई होप कि आपका दिवाली बहुत बहुत अच्छा रहा हो। और चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। आज हम पेपर 1 आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ और इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट टॉपिक है। ऑफ कोर्स सोशियोलॉजी इंडियन सोसाइटी से ये क्वेश्चन होगा, राइट। इंडियन सोसाइटी आपको पता है पेपर 1 पार्ट है। सेम लाइक दैट उसी में मैं कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ सिलेक्टेड, और ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। कुछ कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली हमने किया है मॉडर्नाइजेशन, आपको याद होगा कल परसों ही मैंने डिस्कस किया था। सो लेट्स डिस्कस विद द फॉलोइंग इंडियन सोसाइटी के जितने भी ये टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगर मैं सोशियोलॉजी जो मेरी क्लासेस में लेती हूँ तो सबसे पहले मैं संस्कृताइजेशन से ही स्टार्ट करती हूँ। मुझे इतना पसंद है ये टॉपिक, राइट। सो चलिए इसको छोटा सा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में नहीं बट इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में फॉर जीएस पर्पस हम आज इसको पढ़ेंगे। देन वेस्टर्नाइजेशन, देन मॉडर्नाइजेशन, राइट। सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस विद द अप्रोच। सो अप्रोच वुड बी लाइक हमें सिर्फ सिंपल टर्म बता देनी है और उन्हें ये बताना है कि इम्पैक्ट कैसे करती है इंडियन सोसाइटी को, राइट। सो इंडियन सोसाइटी को आपको पता है बहुत डीपली डीपली रूटेड है। जो जितने भी उसके टर्म्स हैं तो वो धीरे धीरे मैं सोचूंगी कि आपको ये सोशियोलॉजी की कैसे आपको टर्म्स में बताऊं, और इसमें से 3 टर्म्स मैं आज लेके आई हूँ। सो पहले हम डिस्कस करते हैं संस्कृताइजेशन। तो इसमें देखिए मीनिंग क्या होता है संस्कृताइजेशन का। आपको नाम से लग रहा होगा कि संस्कृत पढ़ना राइट, लाइक इन ओल्डर डेज इन द एंशिएंट इंडिया हम जब जैसे संस्कृत पढ़ते थे वैसा ही कुछ होगा, बट नॉट लाइक दैट। ये एम.एन. श्रीनिवास एक हमारे राइट हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एम.एन. श्रीनिवास। ये ही वाज फ्रॉम मैसूर, साउथ इंडिया से थे। ये अपर कास्ट ब्राह्मण थे और इनकी एक थ्योरी थी, इन्होंने थ्योरी दी थी सोशियोलॉजी में। और इसका मतलब है कि एक मोबिलिटी, कास्ट मोबिलिटी से बिलोंग करता है। आपको पता है इंडियन सोसाइटी में कास्टिज्म कितना डीपली रूटेड है। हमारा जैसे कास्ट है अपर कास्ट, ऐसे लोअर कास्ट ऐसे होता है, राइट। जैसे सबसे अपर है ब्राह्मण्स, देन फिर हमारा अकॉर्डिंग टू द system, right, not me, brahmins, then kshatriyas, then vaishyas, then the lowest one is the shudras or untouchables। untouchables भी शूद्रा से भी कम होते हैं, नीचे होते हैं, और ये शूद्रा थोड़ा सा उनसे अबव होते हैं। तो अनटचेबल्स का सिचुएशन और ज्यादा डाउन ट्रोडन है। तो इसके अकॉर्डिंग एम.एन. श्रीनिवास ने ये थ्योरी अपनी एक्सप्लेन की है कि इसके अकॉर्डिंग आपका अगर कोई पर्सन, सपोज आई एम अ तमिल ब्राह्मण, ठीक है, मैं तमिल ब्राह्मण हूँ, मैं चेन्नई से बिलोंग करती हूँ, राइट। और मैं अगर सपोज मैं अगर अपनी जो कास्ट है, मैं अगर आ जाती हूँ दिल्ली में शिफ्ट होके, दिल्ली में मुझे रहना है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए इसको, और उस पे वहां पे आके किसको पता है कि मैं क्या हूँ, राइट। मुझे मैं तमिल ब्राह्मण हूँ और तमिल दलित हूँ और मैं क्या हूँ किसी को नहीं पता। तो मैं अपनी आइडेंटिटी ऐसे यहाँ पे शो करूंगी बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता है। और यहाँ पे मैं अपने आप को इस तरह से चेंज कर दूंगी, अपना सरनेम मैं श्रीनिवासन रख लूंगी, मैं अपना रामचंद्रन रख लूंगी, तो इस तरह से कि कोई मुझे जानता ही नहीं, कि जानेगा ही नहीं कि मैं हूँ क्या, राइट। सो सब लोग मुझे यही एज्यूम करेंगे कि मैं एक अपर कास्ट ब्राह्मण हूँ, राइट। सपोज मैं दलित हूँ और मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाती हूँ बहुत दूर किसी फॉरेन कंट्री में, या सपोज मैं वेस्ट साइड में गुजरात से हूँ तो मैं चली जाती हूँ आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मैं जाके वहां पे अपने आप को बताती हूँ कि मैं वहां से ब्राह्मण हूँ, मेहता हूँ और ये हूँ, राइट। सो सपोज लाइक दैट। तो कौन जाएगा यहाँ पे पूछने की आप क्या हो क्या नहीं हो। तो जो वहां पे लोग होंगे वो मुझे दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक दैट अ ब्राह्मण, राइट। सो वो मुझे एक ब्राह्मण की तरह ही लेना स्टार्ट कर देंगे। और ऊपर से मैं क्या करूंगी, सपोज एज अ लोअर कास्ट मेरी हैबिट थी मीट ईटिंग मेरा हैबिट था, कुछ काम करना, कुछ लोअर कास्ट का काम करना। तो मैं वो सब काम छोड़ के यहाँ पे सपोज मेरा जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब, और मैं वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो गई। और वेस्ट बंगाल में मैंने अपना नाम भी बदल लिया, अपना सरनेम भी बदल लिया, और अपना ऑक्यूपेशन भी मेरा अपग्रेड हो गया। तो क्या होगा, अब लोगों को पता थोड़ी चलेगा कि मैं क्या हूँ, मैं बताऊंगी मैं तो अपर कास्ट ब्राह्मण हूँ। दिस इज द संस्कृताइजेशन प्रोसेस, राइट। इसको हम बोलेंगे
सेंसिटाइजेशन की आप ना मोबिलाइज्ड हो जाते हैं, जो कास्ट हायरार्की है अपनी इंडियन सोसाइटी में, उस कास्ट हायरार्की को छोड़ के अगर आप अपर कास्ट में आ जाते हैं लोअर कास्ट से, तो उसको हम बोलेंगे संस्कृताइजेशन, राइट। आपको, आई होप आपको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसको एक बार मैं आपको इसका डेफिनेशन अच्छे से बता देती हूँ। ये एक प्रोसेस है थ्रू विच लोअर कास्ट ट्राई टू अचीव अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब अपवर्ड मोबिलिटी, जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे, मतलब हम अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, बढ़ जाएंगे। कैसे? ऊपर की तरफ जाएंगे इसमें स्ट्राटा में। जैसे कि हम लोअर हैं, जैसे शूद्रा है, शूद्रा हम बन गए ब्राह्मण, शूद्रा थे हम बन गए क्षत्रिय। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो अगर मैं सोशियोलॉजी पढ़ाती ना तो इसको मैं अनगिनत आपको एग्जाम्पल देती, बट यहाँ पे एग्जाम्पल देना जरूरी नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा मैं बताती हूँ, जैसे यूपी में एक कास्ट था नोनिया। डोंट नो कि कितने लोगों को पता है, नोनिया एक कास्ट है यूपी में। तो हुआ क्या, ये इन्होंने, पहले इनका हालत बहुत खराब था, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और इनको मिलने लगे जैसे जैसे आए ना हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इनको कॉन्ट्रैक्ट लेना, इन्होंने रोड कॉन्ट्रैक्ट लेना स्पेशली, और ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क में ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, और इतना आगे बढ़ गए ना, इन्होंने खूब पैसा कमा लिया, और पैसा कमा लिया तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि दैट वी आर ठाकुर, राइट। हम यहाँ के ठाकुर हैं जी, हमको आना नहीं, हम बता देंगे आपको, हमको छेड़ा दो, ठीक है जी। तो ऐसे इन्होंने किया, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि जी हम अपर कास्ट क्षत्रिय हैं, और अब हम लोअर कास्ट नहीं है। तो इस तरह से जो मोबिलिटी आती है बाय द टाइम, बाय द मनी, बाय द हेल्प ऑफ मनी, और बाय द हेल्प ऑफ जो मोबिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन, राइट। सो बाय एमुलेटिंग द कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द अपर कास्ट। अब देखो अपर कास्ट के कुछ रिचुअल होते हैं। अपर कास्ट कैसे, जैसे अब वो क्या करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, पुजारी होते हैं अपर कास्ट में, पंडित लोग। तो अब वो क्या करेंगे, मीट ईटर्स नहीं होते, ये वेजिटेरियन होते हैं, प्योर वेज। तो जो लोअर कास्ट थे और उनका देखो कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छा हो ही गया, जैसे नोनिया का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, उनके पास पैसा तो आ गया, पैसा के साथ उनको क्या करना है, उनको करना है कि जो हैबिट्स है ना अपर कास्ट की, वो हैबिट्स भी ले लेते हैं, कि जैसे मीट ना खाना, सात्विक खाना खाना, और इस तरह के जनेऊ जो है, एक जनेऊ जो बहुत पहचान होती है ब्राह्मण्स की, वो जनेऊ धारण करना। तो इस तरह से जो छोटी छोटी जो उनकी ट्रेट्स है ना, वो अपना लेते हैं, और इससे क्या हो जाता है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, और लोग बिलीव भी कर लेते हैं कि ये अपर कास्ट है। और धीरे धीरे एक तरह से सोसाइटी के लिए अच्छा ही है कि जो लोअर कास्ट थे, कोई कहीं पे डाउन ट्रोडन थे, और आके अगर उनका किसी भी तरह से फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली अगर वो अपर कास्ट हो जाते हैं, और क्योंकि सोसाइटी में कास्टिज्म इतना डीपली रूटेड है कि कास्ट पहले पूछेंगे लोग, बाद में कुछ पूछेंगे, राइट। सो दिस इज द वे इट इज अ कल्चरल प्रोसेस व्हाट चेंजेस इन सोशल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन as a consequence of the upward mobility brought about by the sensitization also makes it a structural process, right। तो ये एक ऐसा प्रोसेस बनाता है जी sensitization, जो सोसाइटी से में चेंज लाता है। तो ये इंडियन सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको पार्ट बता रही हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बट ऐसे होता है। बहुत सारे लोगों पे इन्होंने रिसर्च किया, ऐसे देखा एम.एन. श्रीनिवास ने, और उनकी ये खोज थी, ठीक है। सो इट एक्सेप्ट्स द वे ऑफ द अपर कास्ट एज सुपीरियर। देखो इसकी एक खराब बात है कि ये ना, ये मानते हैं जो लोअर कास्ट वाले हैं, वो अगर ऊपर अपवर्ड मोबिलिटी करेंगे, ऑफ कोर्स क्यों करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपर कास्ट है और ये अच्छे हैं, ये हमें इनको नकल करना है, तभी तो वो कर रहे हैं ना। बिकॉज ये उसकी एक तरह से हम इसका लूपहोल कह सकते हैं संस्कृताइजेशन का, कि अपर कास्ट को सुपीरियर माना जाता है इस सिस्टम में, तभी जो नीचे से हायरार्की से लोग ऊपर जाएंगे उनको इमिटेट करेंगे, राइट। सो दैट ऑफ द लोअर कास्ट एज इंफीरियर, और लोअर कास्ट को इंफीरियर माना जाता है। Therefore, the desire to imitate the upper caste is seen as natural and desirable। मतलब जो अपर कास्ट का जो नकल करने का उनका तरीका है, उनको डिजायरेबल माना जाता है और नेचुरल। कुछ लोगों का तो मतलब पूरा जीवन का ही मकसद यही होता है कि मैं अपर कास्ट में पैदा हो जाता या कास्ट में बन जाता, नथिंग मैटर्स, राइट। आप जो है जहां है परफेक्ट है, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपनी एजुकेशन पे वर्क कीजिए। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज है, ट्रस्ट में कुछ मायने नहीं रखता है आप कौन है, कहाँ से हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी सोसाइटी में। बट कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ये हम एक
केस को ले रहे हैं, राइट, नॉट लाइक कि ये सोसाइटी में होता ही है, 100% होता है, जहां भी होता है। मैं उस केस को, एग्जाम्पल को आपको बता रही हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि आप सब लोग भी ऐसे ही आपकी थिंकिंग है, जरूरी नहीं कि सबका ऐसा हो। तो ये डिजायर टू इमिटेट अपर कास्ट को इमिटेट करने की जरूरत कहाँ से आई? क्योंकि उन्होंने देखा ना कि सोसाइटी में जो अपर कास्ट का जो स्ट्रेटा है, जो उनका ऑक्यूपेशन है, जो रिसोर्सेज पे कैप्चर करते हैं ना अपर कास्ट, इसीलिए लोअर कास्ट को लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और उनके पास स्कोप भी नहीं होता है। देखो, वरना जो है ना, वरना कास्ट जो है वो आपका बाय बर्थ होता है, आप कुछ भी कर ले, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो आप जहाँ पैदा हो गए वैसे ही मरेंगे। तो ये एक सेंसिटाइजेशन इस तरीके से उनको इससे बाहर निकालता है कि अगर आप सपोज तमिल दलित है, कहीं के भी, आप यूपी से हैं, वहां से आपको लगता है कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं इस कास्ट में पैदा हुआ, सो मैं जाता हूँ जी दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में मुझे कोई नहीं जानता, दिल्ली में जाऊंगा तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आसपास के लोग, मुझे अच्छी जब गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो दिल्ली में मेरा ट्रांसफर हो गया महाराष्ट्र में, तो वहां पे मुझे कोई नहीं जानता है, तो वहां पे मैं अपने आप को बता दूंगा दैट आई एम त्रिपाठी, आई एम चौरसिया एंड ऑल, सो लाइक दैट, और मैं अपना सरनेम बदल लूंगा और मैं बताऊंगा सबको कि मैं ऐसे अपर कास्ट हूँ, राइट। सो उससे क्या होगा, उसको वो जो रिस्पेक्ट है जो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट जो गेन करते हैं, वो उनको मिलेगा, राइट। सो दिस इज द वे। इम्पैक्ट क्या होता है अब सेंसिटाइजेशन का? इट सीम्स टू जस्टिफाई अ मॉडल दैट रेस्ट ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। देखो, ये जस्टिफाई करता है उस मॉडल को जो इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को बताता है। मतलब अगर आप सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, सब इक्वल नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, तभी तो इनको जरूरत पड़ी ना कि हमको ऊपर जाना है, राइट। एक अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते तो मैं आपको बताती, ये लोअर कास्ट मोबिलिटी भी होता है, ठीक है। तो ये मैं अभी सिर्फ आपको अपर कास्ट बता रही हूँ। तो देखो, तो ये सोसाइटी में अगर ऐसा सिस्टम ही नहीं होता कि छोटे को छोटा माना जा रहा है, बड़े को बड़ा माना जा रहा है, तो आप कोई क्यों मोबिलाइज करता? इट अपीयर्स टू सजेस्ट दैट टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी। एक लुई डुमॉन्ट हुआ करते थे जी हमारे सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने ये होमो हायरार्किकस एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया है कि कंसेप्ट प्योरिटी ऑफ पोल्यूशन, ये उन्होंने बताया है कि मतलब जो प्योरिटी और पोल्यूशन का जो बात जुड़ी हुई है ना कास्ट के साथ, कि अगर आप अपर कास्ट है तो आप प्योर हैं और आप लोअर कास्ट है तो आप इम्प्योर हैं। कहने का मतलब है, अगर आप तमिल में जाएंगे, तमिलनाडु में, तो देखना कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना, उनका घर ना हमेशा साउथ की तरफ होगा, क्योंकि जो हवा है ना, वो हवा ऐसे बहती है, तो जो हवा है वो अपर कास्ट से होते हुए लोअर कास्ट में जाए, ना कि लोअर कास्ट से होते हुए अपर कास्ट में जाए। आपने देखा होगा आई थिंक मैक्सिमम विलेजेस में कि जो विलेज के जो अपर कास्ट होते हैं वो बीच में रहते हैं, विलेज के एकदम बीच में, और जो लोअर कास्ट होते हैं वो एकदम सेंटर बाहर 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 रहेंगे, ठीक है। वो क्योंकि क्योंकि जो बाहर का उनको समझा जाता है कि इम्प्योर हैं, उनको सेंटर में नहीं रखना है, वो इम्प्योर हैं। सो जो कॉन्सेप्ट है ना प्योरिटी और इम्प्योरिटी का, ये जस्टिफिएबल नहीं, और ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पे, और ये फिर उन लोगों को लगता है कि नहीं, हमें तो इससे निकलना है, right? It results in the adoption of upper caste rights and rituals, which leads to the practice of secluding girls and women, adopting dowry practices instead of bride price, and practicing caste discrimination against other groups. तो देखो, ये जो चीजें है ना, ये क्या करते हैं, ये अडॉप्शन ऑफ अपर कास्ट राइट। अगर कोई लोअर कास्ट है, वो अगर अपर कास्ट में बन जाता है, मतलब इस सेंसिटाइजेशन के प्रोसेस से, तो ऑफ कोर्स जो वो चीजें जो अपर कास्ट करते थे वो उनको इमिटेट करेंगे, जितनी भी जो चीजें हैं गलत चीजें वो भी अपनाएंगे। ऑफ कोर्स जैसे डाउरी प्रैक्टिस, हमको जितना ज्यादा डाउरी मिले उतना अच्छा हमें सोसाइटी में नाम मिलेगा कि देखो हमारे यहाँ पे इतना डाउरी आया, राइट। सो दैट इज हाउ ये प्रोसेस है कि सोसाइटी की जो गलत जो चीजें हैं ना वो भी आ जाती हैं, और स्पेशली इम्पैक्ट कौन होता है, वुमेन, राइट। वुमेन इम्पैक्ट होती है आपका, कोई भी सोसाइटल चेंज होता है ना जो बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर कोई होता है तो वुमेन होती है। मेन और वो आगे निकल जाते हैं, वुमेन को कहीं ना कहीं सफर करना पड़ता है। सो द इफेक्ट ऑफ द सच a trend is that the key characteristics of Dalit culture and society are eroded, right? So जो key characteristics हैं कि दलित कल्चर का और सोसाइटी का, वो खत्म किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेरी वर्थ ऑफ लेबर which lower caste
टू इज डिग्रेडेड एंड रेंडर्ड शेमफुल। क्योंकि देखो जो आप दलित है, दलित का मतलब ये मराठी वर्ड है, इट्स मराठी वर्ड, इसका मतलब है डाउन ट्रोडन, जो बहुत ही दबे कुचले लोग होते हैं उनको बोला जाता है दलित। तो पहली बात तो नाम ही क्यों दिया, राइट। और ऊपर से अगर दिया है तो अगर ये जो काम करेंगे लेबर, तो उनको भी बोला जाता है कि बहुत ही शेमफुल काम है, बहुत ही छोटा काम है, जैसे कि आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग है, राइट। आपको पता होगा आई थिंक, जो मैला ढोना जिसको बोलते हैं, गंदगी साफ करना, ये जो काम है ना, इसको बहुत ही गंदा माना जाता है, बहुत ही डाउनट्रोडन माना जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि ये दलित है। और फिर ये क्यों चाहेंगे कि हम ऐसे रहें, तो इस तरह से ना सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं होता है, इनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। सो दैट इज वाई ये ऐसा होता है, फिर उनको लगता है कि हम क्यों ऐसा शेमफुल काम करें। देन कम्स टू द वेस्टर्नाइजेशन। देखो जी, मैं इमोशनल हो गई और मैं लग गई अपने संस्कृताइजेशन में। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मुझे 3 घंटा मैंने लगातार लेक्चर्स दिए इस पे, बोलेंगे कि मुझे इस पे बोलना है तो मैं आई कैन स्पीक राइट थोरोली। तो अब आ जाते हैं जी वेस्टर्नाइजेशन पे, थोड़ा सा इससे छोटा पड़ेगा, इसका नाम से भी आप समझ सकते हैं। इमिटेट करना जी वेस्ट को, वेस्ट को स्पेशली इंग्लैंड को। इंग्लैंड में जो आए हमारे यहाँ पे, उन्होंने हमारा जितने भी रियल जो हमारे बेसिक्स थे वो खत्म कर दिए, एजुकेशन का खत्म कर दिया, हमारे वेद थे जी, आपको याद होगा, पता होगा कि वो सब खत्म करके उनका पर्पस था कि सिर्फ इंग्लिश जो थॉट है, इंग्लिश प्रोसेस है, उनको लगता था कि हम इस दुनिया में सबसे आगे हैं, हमारा कलर फेयर है, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। तो ये जो इंडिया वाले हैं इनके पास कुछ नहीं है, ये हमें देख के सीखें, हमें कॉपी करें, अपनी जो चीजें हैं उनको वहीं पे दबा दो या कहीं जला दो, बट इनकी चीजें कभी ये नहीं होना चाहिए, इनको कभी प्राउड फील नहीं होना चाहिए अपने कल्चर पे। और वही चीजें जो आज हो रही है, हम वेस्ट को कॉपी करते हैं, अपनी चीजें हमें पता ही नहीं है, एक्चुअल में रियल में नहीं पता है हमें, कि जो बोलते हैं बहुत ही गर्व से कि ये हमारा, ये हमारा, हमें कुछ पता ही नहीं कि हमारा है क्या, राइट। बिकॉज वेस्टर्नाइजेशन इस तरह से इस कदर आ गया है। सो सेट इन मोशन अनदर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया नोन एज वेस्टर्नाइजेशन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्टर्न पैटर्न्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल सिस्टम, एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो इंग्लिश लैंग्वेज होना अलग बात है, बट इंग्लिश लैंग्वेज में आप वेस्ट को पढ़ेंगे, ये बहुत अलग बात है, राइट। आप जो जिसकी बात करते हैं ना, आप जो हेट्रेड करते हैं, आप करते हैं वेस्ट कल्चर को हेट्रेड, और गाली देते हैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज को। तो ये लैंग्वेज का कोई दोष नहीं है, दोष है सारा उस कल्चर का, कि इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हम पढ़ाते हैं वेस्ट को, हम पढ़ाते हैं रस्किन बॉन्ड को, हम पढ़ाते हैं जी शेक्सपियर को, हम नहीं पढ़ाते कालिदास को। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी आप कह लीजिए कि गलती है, और हमारा भी। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको एक लैंग्वेज की तरह लीजिए, उस लैंग्वेज को दोष मत दीजिए, दोष दीजिए उस कल्चर को जो इस लैंग्वेज के थ्रू आया है या आ रहा है, राइट। सो ये देखिए इम्पैक्ट, देखिए अब इसका, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ, अ साइजेबल सेक्शन ऑफ एजुकेटेड एंड urbanized Indians adopted the western style of dress, फूड, ड्रिंक, स्पीच एंड मैनर। सब मैनर आप देख लीजिए, सब कुछ तो इमिटेट करते हैं ये, राइट। तो साइजेबल सेक्शन मतलब बहुत ही जो अपर कास्ट, जो एलीट क्लासेस जो अपने आप को बोलते हैं, एलीट मतलब जो बहुत ही पढ़े लिखे और जेंटल जो लोग होते हैं, जो सोसाइटी में सबसे आगे जिनको हम रखना चाहेंगे, बहुत जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हो गए, वो उनको हम एलीट क्लासेस बोलेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो इमिटेट करते हैं, अपने बच्चों को वही पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं उन्हीं को इमिटेट करो, अपना कुछ है ही नहीं, राइट। तो अपना हमें ये ढूंढना है हमारे पास गर्व करने के लिए क्या है, उस पे हमें प्राउड फील करना है। द एमुलेशन ऑफ वेस्ट inculcated the values of western democracy, industrialization and capitalism, right। सो एम्यूलेशन जो वेस्ट का है वो हमारी वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म है, सब कुछ तो वही आ रहा है। हमारी जितनी पॉलिसीज है वो हम इमिटेट करते हैं बाहर से, कि वहां की सोसाइटी में अगर काम किया तो हमारे यहाँ जरूर काम करेगा। आपको एग्जांपल देती हूँ मैं कि कितनी आज आप देख लीजिए, नॉर्मल कोई बात ही नहीं करता है, जो वहां का कल्चर है, ये हमारे मित्र, पुरुष मित्र, महिला मित्र तो यहाँ इंडिया में आजकल ये लगता है कि इसके बिना अगर कोई है तो वो बेवकूफ है, पागल है, क्योंकि पहले तो कोई होता ही नहीं था ऐसे, राइट। सो इसीलिए ये कल्चर है, ये वेस्ट है, राइट, ये टोटली वेस्ट है। आपको लगता है कि बहुत इतना अंदर तक हमारे आ गया है ये, कि अब हमको लगता है कि इसके बिना अगर कोई है तो वो या तो पागल है, या कुछ कमी है, या कुछ उसको पता नहीं है, राइट। सो दैट इज हाउ हजारों लोग पता नहीं कितने पूछते रहते हैं मुझसे, कुछ खुद मुझसे कांटेक्ट
प्रोटेक्ट ऐसे करते हैं, दिस दैट, और ये पता नहीं, वही हमको तो ये समझ नहीं आता है, राइट? सो there are cultural as well as structural aspects of westernization. It brought about structural changes, right? Structural changes by the growth of modern occupations related to modern education, economy and industry. अगर आप cultural और structural जो changes हैं westernization के वो करेंगे, अपनाएंगे, तो वो जैसे कि education, economy, industry, सब तरह से वो changes आते हैं। अगर आप वेस्टर्न जो एजुकेशन है वो लेते हैं, अगर वेस्टर्नाइजेशन को इमिटेट करते हैं, सो ये एक तरह से वेस्टर्नाइजेशन हो गया जी, कि कंप्लीटली हम उनके तौर तरीके अपना रहे हैं, राइट? सो मॉडर्नाइजेशन में क्या है? बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज is introduced in the society with the ultimate purpose of the achieving a better and more satisfactory life in the broadest sense of the term adopted by the society concerned, right? So इसमें क्या है जी, मॉडर्नाइजेशन में देखो, वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन लगता थोड़ा आपको सेम लगे, बट ये है अलग अलग। देखो इसमें क्या है, इसमें सारा साइंस पे हम डाल देंगे सब कुछ, इसमें हम साइंटिफिक नॉलेज पे डाल देंगे, हम टेक्नोलॉजी पे डाल देंगे, एआई पे डाल देंगे, कि जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रही है ना, वो हमको कहीं ना कहीं लेथार्जिक बना रही है, हमको लेजर की तरफ ले जा रही है। सपोज इफ वंस अपॉन अ टाइम इफ आई हैड टू क्लीन द डिशेस, अगर मैं अपने हाथ से अपने डिशेस क्लीन करती तो मुझे लगता था अरे क्यों कर रहे, इतना टाइम वेस्ट होता है, राइट? इतना एनर्जी जाता है, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे एंड ऑल, राइट? और फिर मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू बाय अ डिश वॉशर। तो डिश वॉशर जैसे ही लिया, फिर मुझे लगा कि अरे अब तो खाली बैठे हैं, अब कुछ है ही नहीं करने को, ऊपर से मेरा बॉडी है वो, उसको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बॉडी का हालत अब खराब हो रहा है धीरे धीरे, राइट? सो दैट इज हाउ ये होता है। आप जितना भी साइंस पे डिपेंडेंट होते जाएंगे ना, आपको आपका बॉडी ना आपका साथ छोड़ता जाएगा। और अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो अपनी बॉडी से जितना काम आप ले सकते हैं, जहां तक मुझे लगता है वो आपको लेना चाहिए, अपने हाथ से अपने काम करने चाहिए। सो इसी तरीके से आपका जो साइंटिफिक नॉलेज है वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो ये मॉडर्नाइजेशन का एग्जांपल दिया मैंने छोटा सा। इम्पैक्ट क्या है इसका? इट हैज इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज, फैमिली, कास्ट। अब जी मॉडर्नाइजेशन आ रहा है तो जो इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं जी, फैमिली में आ रही है, न्यूक्लियर ज्वाइंट से न्यूक्लियर फैमिली हो रही है जी, ठीक है? मैरिजेस में हो रही है जी, पहले जी जल्दी मैरिज करेंगे जी, और फिर हम जल्दी से डाइवोर्स भी ले लेंगे, बहुत जल्दी है जी हमें, ठीक है, हमें जाना है कहीं, ठीक है, हम पहले शादी भी कर लेंगे, फिर हम डाइवोर्स भी ले लेंगे, लाइक। तो ये मॉडर्नाइजेशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिलीज is rapidly decreasing. Everyone wants to remain aloof from others, right? सबको अपनी अपनी लाइफ में पर्सनल जो स्पेस है वो चाहिए। अब बच्चा पैदा हुआ नहीं, आप आई थिंक बहुत लोगों को पता हो कि वेस्ट में अगर आप यूएसए जाते हैं तो अगर आपको सपोज यू वांट टू बियर अ चाइल्ड, तो आपको एक अपना अलग से पहले रूम बनाना होगा और दिखाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखिए मेरे पास रूम है, अब मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, क्योंकि पैदा होते ही आपको वहां पे बच्चा अलग रूम उसको देना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी। यहाँ पे इंडिया में जब तक बच्चे को माँ बाप डंडे ना मारे 15-20 साल तक, तब तक उनको लगता है कि वो बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है या उसको सही से आप संस्कार नहीं दे रहे हैं, राइट? सो दैट इज हाउ इन इंडिया। और इंडिया में ये कहीं ना कहीं हमारा कल्चर है, इट्स पार्ट ऑफ अस। और इसी तरीके से ये मॉडर्नाइजेशन है जी। और आज आप देखिए जो आप फ्लैट का सिस्टम है जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में, उसमें क्या होता है, आई होप ओ माय गॉड, वन ऑफ माय aunt has come and she's like blundered, okay, there are some eliminative changes like the disappearance of cultural traits, behavioral patterns, values, etc. तो जी सब चीज का डिग्रेडेशन होगा, आपको पता होगा, डिसअपियरेंस हो गई है। पहले ऐसे बच्चे ऐसे तो नहीं बोलते थे जी माँ बाप को, ऐसे आजकल कैसे बात कर लेते हैं, आजकल के बच्चों को तो पता नहीं क्या हो गया है। तो जी ये बिहेवियरल पैटर्न्स, ये वैल्यूज, ये ट्रेट्स, ये सब खत्म हो गया है। इमरजेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फैमिली इज इन स्ट्रक्चर बट फंक्शनिंग एज जॉइंट, राइट? सो इमरजेंस, नई फॉर्म का इमरजेंस हो रहा है जी। अब ये देखो ये नया पॉइंट है। मतलब एक तो हमने सुना था जॉइंट फैमिली, एक हमने सुना था न्यूक्लियर फैमिली, अब एक नई तरह की फैमिली हो रही है कि दिखने में तो न्यूक्लियर है बट काम करती है जॉइंट की तरह। तो ये इस तरह से कुछ कुछ जो चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं। मॉडर्निटी assumes that local ties and parochial perspectives give way to the universal commitments and cosmopolitan attitudes। जो मॉडर्निटी है वो लोकल टाइज और
जो कॉस्मोपॉलिटन मतलब पूरे वर्ल्ड को, ग्लोबलाइजेशन हम कह सकते हैं, उसको एक कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक आपकी पर्सपेक्टिव भी ओपन करता है, आपको खुली एक पूरी दुनिया है आपके सामने, आप कुछ भी कर सकते हैं आज के समय। द ट्रुथ्स ऑफ यूटिलिटी, कैलकुलेशन एंड साइंस टेक प्रेसिडेंस ओवर दोज ऑफ द इमोशंस, द सैक्रेड एंड द नॉन रैशनल। सो जो ट्रुथ है आपकी, मतलब थोड़ा सा फिलोसफी है ये, कि कैलकुलेशन, साइंस और प्रेसिडेंस, ये सब आपका ऊपर आ रहा है। कहाँ? जो आप पहले पूजा करते थे, जो आपके इमोशंस थे, आज वो सब नीचे रह गया है और सबसे ऊपर क्या हो गया है? आपका साइंस। साइंस मैटर करता है हर चीज में, राइट? आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? आईफोन 12 आ गया तो 11 का कोई मतलब नहीं है जी, कोई उसका इमोशन नहीं है। आईफोन 4 मेरे पास है तो उसके जो साथ जो मेरी इमोशनल वैल्यूज है वो सब बेकार है। तो इट्स जस्ट फन एग्जांपल, राइट? सो ऐसे ही आप देखिए कि सोसाइटी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। आपकी इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है। कोई रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड रेज हो गया तो मर गया, तो कोई उसको देख नहीं रहा है, सब आगे जा रहे हैं कहीं ऑफिस को लेट ना हो जाए, राइट? सो दिस इज हाउ सैक्रेड वैल्यूज कम हो गई हैं। लोग, आप कह सकते हैं कि देखो, जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे आपका रिलीजन हमेशा कम होता जाएगा, और जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस करेगा रिलीजन का वैल्यू एकदम कम होता जाएगा। आप देखना आने वाले 100 साल में आई डोंट थिंक सो कि लोग पूरा ही नास्तिक हो जाएंगे एक तरीके से, और हम हैं जैसे, ठीक है जी। तो ऐसे ही लोगों को रिलीजन से इतना मतलब नहीं रह जाएगा। एंड द नॉन रैशनल, और कार्ल मार्क्स थे जी हमारे, हम इनको अंकल जी बोलते हैं अपने, क्योंकि हमारे जो सोशलॉजिस्ट हैं हमारे जैसे, उनके अंकल ही हैं ये। तो इन्होंने बोला था जी, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द सोसाइटी, राइट? ओपियम मतलब एक तरह से आपका खराब चीज है। मतलब रिलीजन अगर आपको आगे बढ़ने से रोकता है, अगर आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, या मतलब एक तरीका है उनका, भाई उनकी बात थी कहने की तो मैंने बताया, राइट? सो दिस इज हाउ। और आज का ये आंसर था। कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? कमेंट जरूर करना नीचे। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। आप मतलब ये बताइए मुझे स्पेसिफिकली कौन सा पार्ट आपको ज्यादा सही समझ आया और मेरे व्यूज कैसे लगे। और क्योंकि ये सोशियोलॉजी का टॉपिक है तो मैं इसके ज्यादा क्लोज हूँ, तो आप मुझे स्पेशली बताएंगे कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा समझ आया, कौन सा नहीं आया, और कौन सा आपको दोबारा सुनना है। आप किसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक है जो आप ज्यादा जानना चाहते हैं, तो मैं आपको जरूर लेके आऊंगी सोशियोलॉजी का एक टॉपिक आपके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे 15th of November is paper 1. This is me, Nidhi Singh, signing out. Thank you so much.